नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और अपने वादे के अनुसार रोज की तरह हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं खेल विशेषज्ञ गिरीश बूबना। गिरीश, स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र। अभी जो तीरंदाजी विश्व कप का कल समापन हुआ है और अगर हम उसकी बात करते हैं तो भारत ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। 4 मेडल कुल भारत के खाते में आए और जो प्रदर्शन रहा, मेडल की संख्या भले ही बहुत बड़ी नहीं दिखाई देती हो, लेकिन प्रदर्शन ने यह जरूर संकेत दिया है कि तीरंदाजी जो हमारी एक कहें कि भारतीय खेलों की परंपरा रही है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, लेकिन इस रिजल्ट ने कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के लिए इन तीरंदाजों को प्रेरित किया हो। बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं आर्चरी विश्व कप स्टेज 1 की जो फ्लोरिडा यूएसए में खेली गई। और सबसे अच्छी जो खबर तड़के हमें मिली वो थी धीरज बोम्बादेवा की, जिन्होंने इंडिविजुअल रिकर्व कैटेगरी में भी कांस्य पदक जीता और टीम इवेंट में भी इनका योगदान रहा, जहां पर हमें मेडल मिला। और खास करके धीरज ने जो स्पेन के एंड्रियस टेमिनो मेडियल हैं उनको हराया। एक समय वो 2-4 से पीछे थे। हम आपके साथ उस पर ढेर सारी बात करेंगे, लेकिन हम प्रदर्शन की अगर बात करें तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा, बहुत ही बढ़िया। और इस लिहाज से काफी जो है चुनाव, अभी पेरिस गेम्स खत्म हुए ही हैं और 1 साल बीता है, तो इस आने वाले 3 साल में हमें अब आगे की तैयारियों के लिहाज से ये एक अच्छा प्रदर्शन मैं कह सकता हूं। हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे और पहले सुर्खियां। अमेरिका में संपन्न तीरंदाजी विश्व कप के चरण 1 में भारत ने कुल 4 पदक जीते। पेरू में ISSF विश्व कप निशानेबाजी की कल से शुरुआत होगी। IPL क्रिकेट में लखनऊ में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जारी और बिहार अगले महीने खेलो इंडिया युवा खेल 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा। तो शुरुआत हम करते हैं तीरंदाजी से ही। अमेरिका के आर्बनडेल में संपन्न तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में भारत ने कुल 4 पदक जीते। इसमें पुरुष रिकर्व टीम स्पर्धा में रजत और व्यक्तिगत रिकर्व वर्ग में धीरज बोम्बदेवरा का कांस्य पदक शामिल है। सुनते हैं रिपोर्ट। प्रतियोगिता के अंतिम दिन सेना के 23 वर्षीय तीरंदाज धीरज ने कांस्य पदक के लिए खेले गए मैच में जीत हासिल करने के लिए असाधारण धैर्य और संयम दिखाया। उन्होंने 2-4 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए स्पेन के एंड्रेस टेमिनो मेडियल को 5 सेट के तनावपूर्ण मुकाबले में 6-4 से हराया। धीरज इससे पहले सेमीफाइनल में दुनिया के 4थे नंबर के खिलाड़ी और पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता जर्मनी के फ्लोरियन उनरू से 1-7 से हार गए थे। इससे पहले दिन में धीरज अनुभवी तरुणदीप राय और अतनु दास के साथ उस भारतीय तिकड़ी का भी हिस्सा थे जिसने टीम स्पर्धा के फाइनल में चीन से 1-5 से हारने के बाद रजत पदक हासिल किया था। भारतीय कंपाउंड मिश्रित टीम ने स्वर्ण और कंपाउंड पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता था। भारत के अभियान में अभिषेक वर्मा पदक से चूक गए और कंपाउंड पुरुष व्यक्तिगत वर्ग में 4थे स्थान पर रहे। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन। तो गिरीश, हम भारतीय सफलता की अगर बात करें तो 23 साल के युवा तीरंदाज धीरज के योगदान की आप चर्चा कर रहे थे। उन्होंने 2 मेडल जीतने में भूमिका निभाई है। एक तो जैसा आपने कहा कि कांस्य पदक उन्होंने जीता व्यक्तिगत वर्ग में, और दूसरी तरफ टीम इवेंट जो था उसमें भी पदक जीतने में, रजत पदक की कामयाबी तक पहुंचने में उनकी बड़ी भूमिका रही। बिल्कुल, अतनु दास और तरुणदीप राय, हम 1-5 से चाइना से हार गए थे सेमीफाइनल, लेकिन जो पहला सेट था, आप ये देखें, जो मैं टीम इवेंट की बात कर रहा हूँ जिसपे हमें मेडल जीता, सिल्वर मेडल फाइनल में, कि उसमें 54-54 पहला सेट गया। अतनु दास जो लगातार 8 के वो निशाना साधते रहे, तो इस वजह से हमारे जो अंक वहाँ पिछड़े। इससे बेहतर होता कि जो अगर स्थिति बेहतर होती, अगर वो 10 का लगा देते। फिर दूसरा सेट चीन ने 60 में से 58 अंक हासिल किए, तो वहां हम पिछड़े, भारत ने सिर्फ 55 अंक हासिल किए थे। और तीसरा सेट जो है चीन का प्रदर्शन फीका रहा, 55 अंक निकाले, लेकिन वहां भी जो है तरुणदीप राय का 10 का टारगेट हासिल किया, लेकिन ये कितना काफी नहीं था। इस वजह से हम वहां पिछड़े और हमें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। और धीरज की जो आप बात कर रहे थे, तो धीरज के ने जो
स्पेन के एंड्रियस तेमिनो मेडियल को हराया। उसमें पहला सेट 28-28 पर उनको रोका, दूसरे में 28-29 से वो पिछड़े 1 अंक से, और फिर तीसरे सेट में 29-29 की उन्होंने फिर वहां पर टारगेट किया, और चौथे में वो 2-10 का सटीक निशाना लगाते हुए 29-28 से जीता और स्कोर 4-4 पे लेवल किया। निर्णायक सेट में 3-10 लगातार का शॉट लगा के उन्होंने वहां पर जीत हासिल की। लेकिन एक नाम मैं लेना चाहूंगा, नवनीत जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जो है अभिषेक वर्मा, कंपाउंड मेंस इंडिविजुअल में वो मेडल से चूक गए, नहीं तो हमारे एक और मेडल होता है यहाँ पर। तीरंदाजी के बाद बात अब निशानेबाजी की। पेरू की राजधानी लीमा में ISSF निशानेबाजी विश्व कप कल से शुरुआत होगी। भारतीय निशानेबाज अपने प्रभावी प्रदर्शन को बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगे। भारतीय टीम पिछले सप्ताह ब्यूनस आयर्स में इस साल के पहले विश्व कप में दूसरे स्थान पर रही। प्रतिस्पर्धा के पहले दिन मनु भाकर, सुरुचि और संयम महिला एयर पिस्टल वर्ग में उतरेंगी, जबकि सौरभ चौधरी, वरुण तोमर और रविंदर पुरुषों के एयर पिस्टल वर्ग में चुनौती रखेंगे। महिला और पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल भी कल होंगे। इसमें 43 देशों के 400 के करीब निशानेबाज भाग ले रहे हैं। भारत का 35 सदस्यीय दल 15 स्पर्धाओं में उतरेगा। अर्जेंटीना ने पहले चरण में भारतीय टीम चीन के बाद दूसरे स्थान पर रही थी। भारत ने 4 स्वर्ण समेत 8 पदक जीते थे। सभी पदक विजेता लीमा में ही हिस्सा ले रहे हैं, यहां भी खेल रहे हैं। अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो पिछला जो रहा था विश्व कप, उसमें भारतीय निशानेबाजों ने बेहद सटीक निशाने लगाए थे। हालांकि मनु भाकर सफल नहीं हो सकी थी। लेकिन मनु भाकर सफल नहीं हुई थी। कल जो चुनौती पेश करेगी वो मनु भाकर के साथ होंगी सुरुचि सिंह। सिर्फ 18 वर्षीय ये हमारी निशानेबाज है। और आपको बताऊं कि जो ये अब स्टेज दूसरा लेग है, जो पहला लेग हुआ था पिछले हफ्ते में, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में। और उसके सामने जो चुनौती उनके सामने थी, वो 3 चाइनीज निशानेबाज थे, और उसमें एक निशानेबाज जो थी वो जियांग रैंगसिंग थी, जो डबल ओलंपिक मेडलिस्ट है, और उनको ब्रोंज मेडल से ही संतोष करना पड़ा। तो आप ये देखिए, जो पौध आ रही है हमारे शूटर्स की, वो काफ़ी मायने रखती है, काफ़ी अच्छी पौध आ रही है। तो मनु भाकर वो ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट हैं, और उनके सामने अब सुरुचि सिंह, तो ये जोड़ी बहुत ही अच्छी आपको चुनौती देते हुए दिखेगी। धर्मेंद्र, चलते हैं क्रिकेट के मैदान की तरफ। IPL क्रिकेट में इस समय लखनऊ में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से चल रहा है, और चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। लखनऊ की टीम ताज़ा समाचार मिलने तक 103 रन बना चुकी है 13 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर। लखनऊ सुपर जायंट्स 6 मैचों में से 4 में जीत हासिल कर अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। चेन्नई सुपर किंग्स को 6 मैचों में मात्र 1 में जीत मिली, और वो सबसे नीचे 10वें स्थान पर है। अगर हम चेन्नई की बात करते हैं तो प्रशंसक बहुत सारे हैं चेन्नई के, लेकिन इस साल एक मैच सिर्फ मुंबई के खिलाफ, उसके बाद इस टीम ने हार के वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि अपने मैदान पर ये टीम कभी 3 मैच लगातार नहीं हारी थी। 3 मैच नहीं हारी थी, और अपने ही मैदान पे 110 रन के अंदर आउट होना, जो पिछला मैच था KKR के अगेंस्ट में, वहां पर तो घुटने ही टेक दिए थे। तो धर्मेंद्र, आज ये मैच एकाना में हो रहा है, और एकाना लखनऊ का गढ़ है। लखनऊ देखें आप तो 3 मैच लगातार पीछे जीतते आ रही है, और चेन्नई जो है 5 मैच हारते हुए आ रही है। लेकिन आज धोनी ने टॉस जीता, 2 बदलाव किए, शेख राशिद और जेमी ओवर्टन को लाया है डेवन कॉनवे और आर अश्विन की जगह। और अभी तक जो पावर प्ले में जो उनकी बाजी नहीं चल रही थी, वो चली है। इस लिहाज से अभी पलड़ा मुझे चेन्नई सुपर किंग्स का भारी दिखाई दे रहा है। और IPL क्रिकेट की ही बात करें तो कल चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स अभी 6 मैच में इतने ही अंक लेकर तालिका में 6ठे स्थान पर है। उधर पंजाब की टीम 5 मैच में 6 अंक लेकर रन रेट के आधार पर 7वें स्थान पर है। सुनते हैं रिपोर्ट। पिछले मैच में अभिषेक शर्मा की विस्फोटक पारी के कारण अपने बड़े स्कोर का बचाव करने में नाकाम रही पंजाब किंग्स की टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स के रूप में एक और चुनौतीपूर्ण विरोधी का सामना करना होगा। मुल्लापुर के पिच को बल्लेबाजी के लिए अनुकूल माना जाता है। यहाँ अभी तक 2 मैच खेले गए हैं, जिनमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 200 से अधिक रन का स्कोर बनाया था। पिछले मैच में अभिषेक शर्मा की धुआंधार पारी में पंजाब किंग्स के गेंदबाजों का आत्मविश्वास निश्चित तौर पर डिग गया होगा। इसे देखते हुए पंजाब की टीम पिच को लेकर निश्चित तौर पर असमंजस की स्थिति में होगी। और अब बात करते हैं
खेलो इंडिया खेलों की। बिहार 4 से 15 मई तक खेलो इंडिया युवा खेल 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा। खेल पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर सहित विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित एक समारोह में खेलो इंडिया युवा खेल 2025 के शुभंकर और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट। खेलो इंडिया का शुभंकर गज सिंह होगा, जो हाथी की शक्ति और शेर के दिल का प्रतीक है। शुभंकर नालंदा और बोधगया के पाल वंश की अभिलेखीय विरासत से लिया गया है, जिसे मंदिरों और उनके स्तंभों पर उकेरा गया है। खेलो इंडिया युवा खेल 2025 का प्रतीक चिन्ह बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और नारंगी रंग से प्रेरित है। ये उत्साह और प्रकृति को दर्शाता है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण BSSA के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि देश में राष्ट्रीय खेलों के बाद इस दूसरे सबसे बड़े खेल आयोजन की विभिन्न स्पर्धाओं में 8,500 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। मेजबानी करने का अवसर बिहार सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये मौका मिला है। नेशनल गेम्स के बाद देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम खेल का यही है। लगभग 10,000 लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, कबड्डी जैसे खेलों के अलावा एथलेटिक और सेपक टैकरा की विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की जाएगी। मलखम्ब जैसे विभिन्न देशज खेल भी खेलो इंडिया युवा खेल का हिस्सा होंगे। पटना से धर्मेंद्र के साथ अभिषेक कपिल, स्पोर्ट्स कैन। गिरीश, खेलो इंडिया ने भारत में खेलों की स्थिति और उसके स्वरूप को बिल्कुल बदल कर रख दिया। ऐसी ऐसी जगहों पर इन खेलों का आयोजन हो रहा है जहां पर खेलों की बहुत ज्यादा कहें कि परंपरा नहीं रही है। बिहार उसमें से एक है। बिल्कुल। आप पिछले एक साल देखें तो बिहार एक उभरता हुआ एक राज्य आ रहा है धर्मेंद्र। और मैं आपको खुद बता दूं कि पिछले महीने मैं खुद बिहार में था। सेपक टकरा वर्ल्ड विश्व कप की जो है 19 देश वहाँ थे चाइना के छोड़ के, तो इतना सफल आयोजन करवाया गया वहाँ पर। उसके पहले महिला कबड्डी विश्व कप कबड्डी थी। आने वाले समय में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की होगी, जिसके लिए दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट और हरमनप्रीत वहाँ गए थे। तो उस लिहाज से आप देखें, बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, फिर केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और फिर वहाँ पर एक और नाम लेना चाहूँगा, रविंद्रन शंकरन जी जो बिहार खेल प्राधिकरण के DG हैं। इन लोगों ने काफ़ी इस पे जोर दिया है और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर एक खेल से, अभी उन्होंने खुद लोगों को एक मैसेज भी भेजा कि आप लोग आए और बढ़कर हिस्सा लें। तो ये आपको मैं राजगीर और पटना, इनके अलावा भागलपुर, बेगूसराय, ये सब भी अब केंद्र में होंगे जहां पर खेलों का आयोजन काफी होगा। जी। और उधर ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की 26 सदस्यीय महिला हॉकी टीम की आज घोषणा की गई। भारतीय टीम का दौरा 26 अप्रैल से 4 मई तक होगा। ये रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए हॉकी इंडिया द्वारा घोषित 26 सदस्यीय टीम अनुभवी और नए खिलाड़ियों का मिश्रण है। 5 नए खिलाड़ियों ज्योति सिंह, सुजाता कुजूर, अजमीना कुजूर, पूजा यादव और महिमा टेटे को पहली बार सीनियर टीम में शामिल किया गया है। टीम का नेतृत्व मिडफील्डर सलीमा टेटे करेंगी, जबकि अनुभवी फॉरवर्ड नवनीत कौर को उपकप्तान नियुक्त किया गया है। भारत इस दौरे में कुल 5 मैच खेलेगा। वो पहले 2 मैचों में ऑस्ट्रेलिया ए से खेलेगा, उसके बाद 3 मैच ऑस्ट्रेलिया की सीनियर टीम से खेलेगा। सभी 5 मैच पर्थ हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये दौरा जून में होने वाले FIH प्रो लीग 2024-25 के टीम के यूरोपीय चरण की तैयारी को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरे के जरिए टीम कॉम्बिनेशन और भारतीय दल की गहराई को जांचने का अच्छा अवसर मिलेगा। नए खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का ये बड़ा मौका होगा। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। और चीन के मकाऊ में ITTF विश्व कप के महिला सिंगल्स वर्ग में मनिका बत्रा और श्रीजा अकुला ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। विश्व में तीसरी वरीयता प्राप्त मनिका ने अपने शुरुआती मैच में न्यू कैलेडोनिया की माइलिस गिरेट को 11-1, 11-2, 16-14, 11-4 से हराया। अगले मैच में उनका सामना ब्राजील की ब्रूना ताकाहाशी से होगा। उधर श्रीजा ने अपने शुरुआती मैच में ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टेंटिना साइहोगियोस को 11-9, 11-4, 11-8, 6-11 से पराजित किया। अपने दूसरे मैच में श्रीजा अकुला रोमानिया की बंडेट स्टोक्स का सामना करेंगी। चरण 1 के ग्रुप विजेता चरण 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स वर्ग में भारत के किसी भी खिलाड़ी की चुनौती नहीं है। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो गिरीश बुबना जी स्टूडियो में आने के लिए हमसे बातचीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र जी।
दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, ढेर सारी नई खेल खबरें होंगी हमारे पास। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।